नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, कल क्लास नहीं आ पाई थी कुछ दिक्कतों के कारण, परंतु आज जो है एक क्लास टाइम पे आ गई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, जब यहाँ पर बात की जा रही है प्रगतिशील शिक्षा की, तो आप पॉजिटिव आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिटिव है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, या फिर छोटे वयस्कों के रूप में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं लेकिन हम उनको कहते हैं कि बच्चे बहुत छोटा है, छोटा छोटा कह के उनके इग्नोर करते हैं, वो बहुत बड़ी बातें कह सकते हैं। ठीक है, तो छोटे वयस्कों के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन गलत है। खाली स्लेट के रूप में, खाली स्लेट का मतलब होता है कि बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, खाली स्लेट होते हैं, जब वो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, बच्चे जो है जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनका अपनी मातृभाषा होती है, उनकी अपना व्यवहार होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी कट गया। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में जब प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई है तो यहाँ पर निष्क्रिय नहीं आएगा, क्योंकि निष्क्रिय क्या है, निगेटिव है, इसलिए आपका ए ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन को लॉक हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ठीक है, बच्चे हमेशा कुछ न कुछ खोज करते रहते हैं और सक्रिय अन्वेषक होते हैं। बी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जब बालक को हम केंद्र में रह के शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होती है। और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के बालक के आवाज़ को प्रमुखता दी जाती है, बालक को फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को देखो, जब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो जहाँ पर बच्चे को लगेगा कि हाँ, बच्चों का हम सम्मान कर रहे हैं, बच्चों की आवाज़ को प्रमुखता दे रहे हैं, वो ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। जहाँ अपनी बात करी जाए, शिक्षक की बात करी जाए कि हम बच्चों को निर्देश देंगे, बच्चों को इस लाइन में ले जाएंगे, वो ऑप्शन कभी भी मत मारिएगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा का मतलब एक शिक्षक ही नैतिक शिक्षा देगा, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, ये भी क्या है, ये भी निगेटिव है। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदार को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदार को, यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब बच्चे की आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदार को महत्व देना। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो गया, क्योंकि बच्चों की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 का बच्चा कैसा होता है भाई, बहुत छोटा होता है। ठीक है, आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जब छोटा होता है तो अगर आप एक बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका तरीका कैसे होने चाहिए, लिखित परीक्षण के आधार पर। क्या बच्चा लिखित परीक्षा दे सकता है? मौखिक परीक्षण के आधार पर। क्या बच्चा अपनी बातों को, आप जो पूछना चाह रहे हो उस चीज़ को आसानी से बता सकता है? लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर जब आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट गया तो सी ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा। लिखित और मौखिक की बात की गई है प्रेक्षण के आधार पर, तो आप कहोगे कि इसमें सारे ऑप्शन तो निगेटिव हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या पूछा गया। अब आपकी आ गई है नर्सरी, प्री नर्सरी, है ना, केजी फर्स्ट, केजी सेकेंड, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, डायरेक्टली बच्चे जो है फर्स्ट में एडमिशन लेते थे, तो यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। ठीक है, तो जब लिखित परीक्षा नहीं दे सकता बच्चा, लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, मौखिक के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, लिखित एवं मौखिक दोनों के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, बच्चे का मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे, प्रेक्षण के आधार पर। जी हाँ, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रेक्षण के आधार पर। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है कि बच्चे का क्रियात्मक और व्यवहार को देखकर आप उनका मूल्यांकन करिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार के आधार पर उनका मूल्यांकन आप करिए। ठीक है, क्रियात्मक, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्रियाओं और व्यवहार को देखकर आप
उनका मूल्यांकन करिए। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगर प्रेक्षण शब्द आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। प्रेक्षण का मतलब ही होता है बच्चों का क्रियाओं और व्यवहार के आधार पर उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, आरटी एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। एक अध्यापक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? तो आप सभी को पता होगा कि कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है, तो 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे, यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग क्लास से डेली जुड़ें। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अगर आप बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि पूछ रहे हैं तो क्या होगी? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अगर आप नियमित बच्चों में नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करते हैं, ठीक है, तो क्या बच्चों में सुधार हो सकता है? बताइएगा। बी ऑप्शन है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी, कि शिक्षक जो है विभिन्न उदाहरण और चित्र प्रस्तुत करके जिस जो है विषय को पढ़ा रहा है उसकी व्याख्या कर रहा है, तो क्या बच्चों में सुधार हो सकता है? सी ऑप्शन है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, बहुत सारी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, दृश्य, श्रव्य, ठीक है, तो क्या बच्चों में सुधार हो सकता है? डी ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी। अब बातचीत करना किसको नहीं पसंद है? खासकर बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को जब बातचीत करने में आप मदद करते हैं और उनको कैसी बातचीत वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई, तब जो है उनमें सुधार हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं सीडीपी, और सीडीपी के ऐसे 20 प्रश्न, और सीडीपी में आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, तो बालक की ही बात की जाएगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड, मार मार के डंडे से एकदम पूरे शरीर को लाल कर दो, हैं कि तो क्या सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा? दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ठीक है, तीसरा विकल्प है सतत एवं समग्र मूल्यांकन करिए। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, एक दूसरे की में आप भेदभाव करके तुलना करके मूल्यांकन करिए। तो क्या सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प और पहला विकल्प कट जाएगा भाई, दूसरा और तीसरा लॉक हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कहाँ है? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? एक एक टॉपिक को कवर कराएंगे आप लोगों का, बस संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए तब। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? भाई विकास के लिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। जन्म के साथ प्रारंभ होता है और वो समाप्त हो जाता है। बी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि कौन सा एक उचित है। ठीक है, विकास पृथक भी होता है भाई, सभी में विकास अलग होता है। विकास एकल है, एकल नहीं बहुआयामी है ना, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि विकास सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है भाई?
शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर आसक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति दिखाना। ठीक है, तो आपको सहानुभूति सिंपैथी नहीं दिखाना है। अगर बच्चों में सिंपैथी की बात की जाती है तो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन कैसा है? गलत है भाई। व्यवहारवादी सिद्धांत की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है समावेशी शिक्षा की। और समावेशी शिक्षा में बिना भेदभाव के सभी बच्चे एक ही क्लास में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का अधिकार है। ठीक है, बच्चों का अधिकार है। तो यहाँ पर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, आकलन क्या है? हम बच्चों का आकलन करते हैं, तो आकलन क्या है? आकलन है जो बच्चे गलत मतलब कोई चीज़ उनको हम सिखा रहे हैं और उसमें वो मिस्टेक करते हैं, तो उसको सुधारने का तरीका होता है आकलन। एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि आकलन कोई बड़ी बात नहीं है, सुधार का एक तरीका होता है। ठीक है, सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर आकलन की बात की जा रही है, बच्चों को लेबल नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी। देखो, वर्गीकृत कभी भी अलग की बात की जाए ना, अलगाव की बात की जाए, वर्गीकृत की बात की जाए, उस ऑप्शन को आप काट दीजिएगा। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, प्रतियोगिता के प्रति बात की जा रही है कि आकलन क्या इससे संबंधित है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, गलत भाई। बच्चों में कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ, कोई भी बर्डन नहीं लादना। डी ऑप्शन है सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल सही। जो आकलन होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध व्यवस्थित होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद, जैसे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो बच्चे विकलांग हैं, विशिष्ट बच्चे की श्रेणी में आपके जो भी विकलांग बच्चे हो गए, दृष्टिबाधित बच्चे हो गए, श्रवणबाधित बच्चे हो गए, वो आपके जो है विकलांग में आते हैं। ठीक है, मतलब विशिष्ट बच्चों में आते हैं। तो विशेष का मतलब होता है विशिष्ट बच्चे। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध व्यवस्थित होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दूसरे समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में। विशेष यहाँ विशेष, देखो जब विशेष की बात की गई है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि विशिष्ट जो है शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पर बच्चा कैसा है? विशिष्ट है, विकलांग बच्चा है। एक उदाहरण के लिए आप लोग को बता रहे हैं कि बस समझ लीजिए बच्चा कैसा है, विकलांग है। ठीक है, और विकलांग बच्चा किस श्रेणी में आता है? तो विशिष्ट श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसको जो है पढ़ने की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। जब शिक्षा की ज़रूरत है तो इसको आप किस में शामिल करोगे? समावेशी शिक्षा में शामिल करोगे। ये नहीं कि आप इनके लिए अलग से विद्यालयों में इस बच्चों का एडमिशन कराओगे। विशेष का मतलब होता है विशेष विद्यालयों में। ठीक है, तो नहीं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जब आप इनको शामिल करोगे तब ये समावेशी शिक्षा में आएंगे। इसलिए आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाए। कभी भी विशेष पूछा जाए तो गलत आप लोग कभी मत मारिएगा कि जो लोग विकलांग बच्चा है उसको आप विशेष जो है विद्यालय में शामिल करोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित रहना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो भाई जो है एनईपी 2020 के अनुसार जो नया ढांचा बना है उसमें शिक्षा अन्वेषण खोज आधारित होना चाहिए। ठीक है, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए। ये भी चलो ठीक है भाई, तीसरा विकल्प लॉक कर देते हैं। और समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज़ का समस्या है तो भाई उसका समाधान भी निकालना ठीक है। लेकिन केवल पूर्व निर्धारित जो पहले से पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम में कोई चेंजेस नहीं आए, ऐसी शिक्षा तो नहीं होनी चाहिए। भाई पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए कोई और अच्छे पाठ जो है पाठ को आप उसमें जोड़िए। तो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जो पहले से विषय वस्तु निर्धारित है उसी पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो इसलिए पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा, तीसरा और चौथा को आप लॉक करिएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आरटी एक्ट 2009 जो है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो आप सभी को पता होगा, जो लोग वीडियो को पहले से देख रहे हैं, 6 से 18 वर्ष, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष की बात की जाए तो कौन से बच्चे भाई, सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करता है निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और जब दिव्यांग आ जाए तो 6 से 18 वर्ष, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्षीय आयु के बच्चों की नियमित उपस्थिति पर, तो किस पर लागू नहीं होता भाई बताइए। निःशक्त बच्चों पे लागू होगा क्योंकि वो विशिष्ट बच्चे होंगे। 6 से 14 वर्ष पे भी लागू हो रहा है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों पे भी लागू हो रहा है, बच्चों के नियमित उपस्थिति पे लागू नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया ना, निगेटिव के साथ आप निगेटिव को लॉक करोगे। प्रश्न नंबर 14 को देखिएगा, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा, आप कोचिंग भी पढ़ाते होंगे, हो सकता है आप लोग स्कूल में भी पढ़ाते होंगे, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, विद्यार्थियों को कैसे क्रियाकलापों में लगाना चाहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों एवं स्तरीकृत कार्यपत्रक, रटना गलत, अभ्यास करना गलत, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना जैसे कार्य में लगाना पसंद करेंगे, तभी बच्चे समस्या समाधान कौशल विकसित कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनमें समस्या आएगी, जब समस्या आएगी तो आपसे पूछेंगे, उनका समाधान निकलेगा। प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, तो आप सभी को पता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जब भी आपको पृथककरण, मुख्यधारा, एकीकृत शिक्षा मिल जाए, समावेशी शिक्षा सबसे ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से सीखना संबंधी, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। निम्नलिखित में से सीखना संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, इसे उचित वातावरण चाहिए। सीखने के लिए हमें उचित वातावरण चाहिए भाई, जहाँ पर शोरगुल होता रहेगा वहाँ पे तो हम नहीं सीख सकते हैं ना। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है, तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, इसे उचित वातावरण चाहिए, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है भाई, क्यों नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बी है, बी। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसे उचित वातावरण चाहिए। ठीक है भाई, सीखने के लिए उचित वातावरण चाहिए। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है। अगर सहायक सामग्री मिल जाती तो और भी मज़ा आ जाता है ना, सीखने में एकदम चार चांद लगा देती। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। अधिगम में जो है, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल जाए तो सीखना और भी अच्छा हो जाए। लेकिन परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीखने में परिपक्वता को कोई संबंध नहीं है। छोटा बच्चा भी सीखता है, बड़ा बच्चा भी सीखता है ना। किशोरावस्था में भी आप सीखते हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, सभी अवस्था में आप सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाए, क्योंकि निगेटिव यही है। प्रश्न नंबर 17, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सही है। शीर्षस्थ का मतलब सिर से पैर की ओर, है ना। शीर्षस्थ सिद्धांत की बात की जा रही है कि बच्चे के विकास के लिए, जब बच्चे का विकास होता है तो सिर से पैर की तरफ होता है या फिर पैर से सिर की तरफ होता है। विकास मध्य भाग से परिधि के लिए होता है या फिर उपयुक्त में से। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि जो विकास होता है बच्चों का, वो सिर से पैर की तरफ होता है।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिक एजेंसी का कारक है? जब प्राथमिक की बात की जाए, जब प्राथमिक की बात की जाए तो आपका परिवार आता है। सबसे पहले आप परिवार के साथ सीखते हो, उसके बाद पास पड़ोस आता है, ठीक है। लेकिन ये आपका प्राथमिक कारक है। जब द्वितीयक की बात की जाए तब आपका क्या आता है? पहला आपका आता है विद्यालय। अगर आप परिवार से निकलते हो, पास पड़ोस से निकलते हो, समाज से निकलते हो तो आप विद्यालय जाते हो। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हो, मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हो आप, तो ये सारी चीज़ें आपके द्वितीय कारक है। तो यहाँ पर द्वितीयक की बात की गई है, तो इसमें परिवार है, ये भी आपका प्राथमिक है, इसमें परिवार ये भी प्राथमिक है, इसमें पास पड़ोस है ये भी प्राथमिक है, लेकिन विद्यालय और मीडिया आपका द्वितीय कारक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा नहीं गया है, निगेटिव के साथ निगेटिव, कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पर भाई देखिए इंद्रियगामक अवस्था, जिसको बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, ठीक है, संवेदीगामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ठीक है, अमूर्त है ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो मूर्त नहीं है, तो यही नहीं है, यही आपका निगेटिव है, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 20, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सामाजिक उपकरणों से होता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो क्या हो जाएगा? या संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, या सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, मिल गया हमको, या सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 20 प्रश्न। आप 20 में कितना स्कोर किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और कमेंट करते रहिए आप लोग, क्योंकि कमेंट के जरिए हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।